डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बाढ़ पर अलर्ट योगी सरकार। बाढ़ प्रभावित जिलों में तेज किए गए राहत बचाव कार्य। प्रयागराज, लखीमपुर खीरी और अयोध्या में विशेष अभियान। एनडीआरएफ की टीमें विभिन्न जिलों में तैनात। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के बयान पर भड़की बीजेपी ने जाट समुदाय का घोर अपमान करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, समाजवादी पार्टी यूपी में फिर से जाति संघर्ष और बेमनस्य फैलाना चाहती है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक के लिए अयोध्या पहुंचे नृपेंद्र मिश्रा। राम मंदिर परिसर का निरीक्षण कर चल रहे कार्यों की समीक्षा की। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, राम मंदिर परिसर का मुख्य निर्माण कार्य पूरी तरह संपन्न। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ साक्षी मिश्रा। तो चलिए खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल द्वारा मुजफ्फरनगर दौरे के दौरान दिए गए एक बयान पर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने इस टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए साफ शब्दों में सीधे तीखे हमले किए हैं। उन्होंने कहा कि बिना नाम लिए एक समाज की भूमिका और राजनीतिक सोच पर तंज कसा था। इस टिप्पणी को बीजेपी ने जाट समुदाय से जोड़ते हुए घोर अपमान करार दिया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने मामले पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर जातीय संघर्ष और बेमनस्य फैलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी के गौरवशाली जाट समाज ने हमेशा देश की सुरक्षा, कृषि और राष्ट्र निर्माण में एक जरूरी योगदान दिया है, लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार उनका अनादर कर रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को जातीय दंगों की आग में झोंकना चाहती है, जातीय विद्वेष उत्पन्न करना चाहती है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जानबूझ करके पूरी जाट समाज को टारगेट करके जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जाट समाज को अपमानित करने की चेष्टा कर रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कोई दिया गया बयान तो ठीक हो सकता है, उसकी अपनी आलोचना हो सकती है, लेकिन पूरे समाज को आरोपित कर रहे हैं, पूरे समाज को बता रहे हैं कि उसको राजनीति सिखाई है समाजवादी पार्टी ने। चौधरी चरण सिंह इस देश के प्रधानमंत्री रहे हैं जब मुलायम सिंह यादव ने राजनीति करना शुरू भी नहीं किया था। ऐसे में पूरे समाज को वो इस तरह की लेकर के टिप्पणी कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित तौर पर वो चाहते हैं कि इस तरह की बातें कहें ताकि समाज उद्वेलित हो और उत्तर प्रदेश में जातीय संघर्ष हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के इस घिनौने खेल को जनता पहचानती है और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के इस बयान के लिए या तो अखिलेश यादव माफी मांगे, वरना पूरी समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बृजभूषण शरण सिंह अपने लखनऊ दौरे के दौरान दुबका इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं और युवा मौजूद रहे। इस दौरान मुस्लिम समाज के युवाओं ने बृजभूषण शरण सिंह को माला पहनाकर भव्य स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों का कहना था कि बृजभूषण शरण सिंह हमेशा मजलूम, पीड़ित और सर्व समाज के लोगों के साथ खड़े रहने वाले नेता हैं। वहीं कार्यक्रम के आयोजक और व्यापारी नेता मोहम्मद हारून ने कहा कि मुस्लिम समाज अब किसी के बहकावे में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि समाज को पता है कि कौन उनका नेता है और कौन उनके सुख दुख में साथ खड़ा रहता है। दुबका में हुए इस स्वागत समारोह को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा अब तेज हो चुकी है। मोहम्मद हारून है, मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ। आज हमारे दुबग्गा क्षेत्र में माननीय सांसद जी आए थे, अपना बृजभूषण जी आए थे, तो उनका ये हमारे साहब भाई और हम मोहम्मद हारून ने उनका और काफ़ी मुस्लिम समाज के लोगों ने तहे दिल से उनका स्वागत किया और काफ़ी लोग उनसे जुड़े हैं। काफ़ी मुस्लिम समाज की महिलाएं देखिए खड़ी हैं और काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग खड़े हैं और उनके साथ हैं हम लोग और हम चाहते हैं कि हम हमेशा उनके साथ रहें और थोड़ा उनके साथ हम आगे बढ़े। नहीं, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं और हम लोग उनकी कई बार उनको सुना करते हैं। हम जानते हैं कि वो मुस्लिम और सारी कौम को एक साथ लेके चलने वाले व्यक्ति हैं और हमेशा मुस्लिम के लिए तो कभी उन्होंने कहा नहीं। कुछ ऐसी पार्टियाँ हैं जो मुस्लिम के दिलों में जिन्होंने भ्रम फैला रखा है और एक माहौल ऐसा पैदा कर रखा है कि मुसलमान जो है नहीं इनके खिलाफ है, वो हम मुस्लिम के लिए मतलब ये गलत सोचते हैं।
बीजेपी के क्षेत्र कार्यालय में आयोजित परिचय बैठक के दौरान उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब किसी बात को लेकर पार्टी के दो पक्षों के कार्यकर्ता आपस से भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसको लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के प्रदेश महामंत्री एवं कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रभारी शंकर लाल लोधी के संवाद कार्यक्रम के दौरान ये विवाद शुरू हुआ। बैठक में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी के बाद मामला हाथापाई तक पहुंच गया, जिससे कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास किया। फिलहाल के लिए विवाद की असली वजह क्या थी और मारपीट में कौन कौन लोग शामिल थे, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। घटना को लेकर पार्टी के अंदर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ग्राउंड जीरो पर बाराबंकी, गोंडा, लखीमपुर खीरी और प्रयागराज में युद्ध स्तर पर राहत कार्य जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों तक पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। साथ ही प्रभावित लोगों को मेडिकल किट और फूड पैकेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रभावित लोगों को सकुशल बाढ़ क्षेत्र से निकाल कर उन्हें राहत शिविर तक पहुंचाया जा रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा 3 दिवसीय समीक्षा बैठक के लिए अयोध्या पहुंचे। दरअसल अयोध्या पहुंचते ही उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी से हनुमान जी के दर्शन पूजन किए और उनके बाद सीधे राम मंदिर परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे। परिसर में चल रहे कार्यों की समीक्षा के बाद नृपेंद्र मिश्रा ने मीडिया को एक जरूरी जानकारी दी। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम मंदिर परिसर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है। मंदिर का गर्भगृह, शिखर, परकोटा और परिसर के बाकी प्रमुख भवन तैयार है। अब केवल एक औपचारिक कार्य शेष है। पूर्ण स्मृति स्तंभ के शीर्ष पर ट्रस्ट का कान से लोगो लगाया जाना बाकी है। इसके लिए ट्रस्ट के मौजूदा लोगों को ही अंतिम मंजूरी दे दी गई है। जल्द ही इसे स्थापित कर दिया जाएगा, जिसके साथ ही निर्माण का अध्याय औपचारिक रूप से पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही ट्रस्ट सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि मुख्य मंदिर के अलावा बाउंड्री वॉल और ऑडिटोरियम जैसे 2 प्रोजेक्ट पर काम अभी जारी है, जिन्हें इस साल के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही निर्माण पूरा होने के बाद अब ट्रस्ट का पूरा फोकस रामकथा संग्रहालय पर है। नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि संग्रहालय को विश्व स्तरीय बनाने की तैयारी है। उन्होंने इसको लेकर जानकारी दी है कि संग्रहालय की सभी 20 गैलरियों की स्क्रिप्ट और स्टोरी लाइन पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। इन गैलरियों में भारत की पवित्र नदियों से राम की यात्रा और दिव्य दर्शन जैसी इमर्सिव गैलरी शामिल होंगी। अब अगला चरण इन स्क्रिप्ट को वीडियो और 3D इमर्सिव फॉर्मेट में विकसित करने का है। इसके लिए अत्याधुनिक तकनीक और डिस्प्ले सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये 3 दिवसीय बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में वेंडर्स के भुगतान, तैयार भवनों के डॉक्यूमेंट्स का ट्रस्ट को हस्तांतरण और संग्रहालय की गैलरी डिजाइन, यहाँ तक कि डिस्प्ले तकनीक पर गहन चर्चा होगी। बैठक में ट्रस्ट के अंतरिम महासचिव कृष्ण गोपाल, LNT, TCE और सोमपुरा जैसी कार्यदायी एजेंसियों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो राम मंदिर अब निर्माण से आगे बढ़कर दर्शन, सुरक्षा और अपनी दिव्य कथा को दुनिया तक पहुंचाने के नए युग में प्रवेश कर रहा है। धार्मिक नगरी अयोध्या में सावन मेले को लेकर नगर निगम ने व्यवस्थाओं को लेकर अपनी तैयारी तेज कर दी है। बता दें कि श्रद्धालुओं की सुविधा और शहर की व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए निगम की टीमें लगातार विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण और व्यवस्थाओं की निगरानी कर रही है। इसके साथ ही महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि मेले को लेकर नगर निगम की टीमें लगातार सक्रिय हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 4 प्रमुख स्थलों पर विशेष कैंप लगाए गए हैं, जहां बरसात से बचाव समेत सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने इसको लेकर कहा कि वो खुद नगर आयुक्त और पूरी टीम लगातार शहर का भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है।
हमारा प्रयास है कि अयोध्या आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के और स्थानीय नागरिकों को स्वच्छता, पेयजल और मार्ग प्रकाश को लेकर किसी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। इस सभी व्यवस्थाओं को इष्टतम स्तर तक ले जाया गया है और लगातार मेंटेन किया जा रहा है। महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि सावन मेला एक लंबा और बड़ा सांस्कृतिक उत्सव है जो मुख्य रूप से शाम के समय होता है। इसीलिए नगर निगम की सफाई टीमें 24 घंटे लगातार काम कर रही है। मंदिरों के आसपास स्वच्छता की स्थिति को देखा जा सकता है। साथ ही नगर निगम ने महानगरवासियों और श्रद्धालुओं को भरोसा दिलाया है कि उनकी सुख सुविधा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। यूपी के फतेहपुर जिले के एनएचएस संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सामूहिक ज्ञापन सौंपा है। कर्मचारियों का इसको लेकर आरोप ये लग रहे हैं कि मानदेय भुगतान में देरी, स्थानांतरण और अवकाश से जुड़े मामलों समेत कई समस्याओं को लेकर उन्हें मानसिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही संगठन ने शासनादेशों का हवाला देते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की है। ज्ञापन में कर्मचारियों ने सबसे पहले मांग की है कि जनपद में कार्यरत सभी संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय शासन की मंशा के अनुरूप महीने के पहले सप्ताह में सुनिश्चित कराया जाए। वहीं कर्मचारियों ने एनएचएम कर्मचारियों के जनपद स्तर पर स्थानांतरण को लेकर भी सवाल उठाए हैं। कर्मचारियों ने सीएचसी और पीएचसी में कार्यरत कर्मचारियों से जुड़े अवकाश और वेतन संबंधी मामलों में भी उचित कार्रवाई की मांग की है। संगठन का इसको लेकर कहना है कि ऐसी कार्रवाई से कर्मचारियों के बीच भय और मानसिक दबाव का माहौल बन रहा है। ज्ञापन में एनएचएम के अंतर्गत मृतक कर्मचारी के आश्रित को मिलने वाली बीमा राशि का मामला भी उठाया गया है। कर्मचारियों का इसको लेकर कहना है कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बावजूद बीमा राशि अभी तक लंबित है, जिसे जल्द उपलब्ध कराया जाए। ज्ञापन में कर्मचारी के चिकित्सकीय अवकाश और नो पे से जुड़े मामले में भी मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई है। क्या है कि जिला फतेहपुर में जो एनएचएम कर्मी हैं, संविदा कर्मी, उनका कुछ मानसिक उत्पीड़न किया गया है। परेशान है अपने मुख्य चिकित्सालय महोदय से, तो उनके लिए हम लोगों ने ज्ञापन देने का काम किया कि महोदय जी, हमारे एनएचएम कर्मी का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है, उनका ट्रांसफ़र किया जा रहा है, समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है। कुछ एनएचएम कर्मी हैं जिनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। देखिए, ऐसा है ना कि जो सैलरी का सवाल है, तो सैलरी में कुछ पोर्टल में चेंजेस हुए हैं। इसकी वजह से 7 या 8 दिन का समय उसमें लग रहा है, मगर इससे पूर्व करीब 1 हफ्ते पहले ही मेरे द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 20 तारीख। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुशीनगर के मूल निवासी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर ऐतिहासिक जीत के बाद जनपद में जश्न का माहौल देखने को मिला। सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन कसिया कुशीनगर पदाधिकारियों ने जीत का जश्न मनाया। यहां तक कि जिला अध्यक्ष ओमकार नाथ पांडे सहित अन्य पदाधिकारियों ने इसे कुशीनगर के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। कुशीनगर के लाल प्रदीप राय ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है और सुप्रीम कोर्ट में झंडा गाड़ा है। हम अभी मौजूद हैं कस्या के दिवान न्यायालय में। यहाँ पर अधिवक्तागण है जो कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी, हम इनसे बात करेंगे। इस जीत को आप किस तरह देखते हैं? ये जीत प्रदीप राय जी की व्यक्तिगत जीत के साथ ही अधिवक्ता समुदाय, कुशीनगर का पूरा अधिवक्ता समुदाय हर्षोल्लासित है। निश्चित रूप से वो एक बार के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष रहे और इस बार उन्होंने जीतकर दिखा दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में कितने लोकप्रिय हैं, वो कर्तव्यनिष्ठ हैं और उनकी कर्तव्यनिष्ठा, मेहनत, लगन, ईमानदारी के बदौलत आज उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। कुशीनगर के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। आज हमारे कसिया की मिट्टी का लाल अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष है तो निश्चित रूप से ये पूरे प्रदेश के लिए, पूरे जिले के लिए, हमारे बार एसोसिएशन के लिए बहुत गर्व की बात है। और हम लोग तो चाहेंगे कि जब भी मौका मिले तो उनको अपने बार में बुला के उनको सम्मानित करें, स्वागत करें।
आप इस जीत को कैसे देखते हैं? ग्रामीण अंचल से निकले हैं, वहां तक पहुंचे। ये कुशीनगर धरती के लाल हैं और आपको मैं बता दूं कि उनके भाई विजय राय जी और विनय राय जी सब यहीं बुद्ध स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पढ़े हैं। हमारे विनय राय जी हमारे मित्र हैं, उनके सबसे छोटे भाई, और उन्होंने यह सुप्रीम कोर्ट के संघ के अध्यक्ष के रूप में कुशीनगर और पूर्वांचल के और उत्तर प्रदेश के मान और सम्मान को बहुत ही ऊंचा उठाए हैं। इसके लिए उनको हम लोग बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं, और निश्चित ही कुशीनगर भगवान बुद्ध की धरती का मान सम्मान उन्होंने बढ़ाया है और हम लोगों के अंदर अति उत्साह है, इसमें कोई कमी नहीं है। बहुत हम लोग प्रसन्नचित हैं कि हम लोगों के बीच का हमारे माटी का लाल जाकर आज देश के सुप्रीम कोर्ट के बार के अध्यक्ष के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। धन्यवाद। जो सेकंड रनर अप है उनसे करीब 400 से अधिक मतों से उन्होंने जीत हासिल की है, तो इसको किस नजर से देखते हैं आप? इससे साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी कितनी लोकप्रियता है। अगर इतने वोटों से जीते हैं तो ये माना जाएगा कि उनका जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही लोकप्रिय हैं और बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही हर्ष हो रहा है कि कुशीनगर जिले के, वो भी खास कस्या के जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है बार को सुशोभित कर रहे हैं अध्यक्ष के रूप में। और हम ये आशा करते हैं कि वो कस्या आवे और थोड़ा हम लोगों की भी समस्या सुने। आप इस जीत को किस तरह देखते हैं? मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस जीत के लिए, और मैं यह चाहता हूँ कि इस कुशीनगर बार एसोसिएशन में आएँ और यहाँ उनका हम लोग स्वागत करें, और हम लोग सभी लोग हर्षोल्लासित हैं उनके चयन से, और हम लोग उनकी लोकप्रियता के आहूत हैं। लोकप्रियता के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि हमारे बार में आके उनका आएंगे और हम उनका स्वागत करेंगे। कुशीनगर की इस जीत को किस तरह देखते हैं आप? देखिए, वो जीत उनकी जो है कर्तव्य निष्ठा सत्यपरायणता की जीत है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारे बीच के हमारे बड़े भाई जो कसिया में हम लोगों के साथ क्रिकेट खेले, जो हम यहाँ पढ़े लिखे हैं, और इससे खुशी की बात क्या होगी कि जो इतने बड़े पद पर पहुँच गए और अधिवक्ताओं के लिए वो सबसे लोकप्रिय रहे हैं, तभी तो इतनी बड़ी जीत उन्होंने हासिल किया है। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे बार में आएंगे और हम उनका भरपूर रूप से स्वागत करेंगे। तो ये कुशीनगर बार एसोसिएशन के लोग हैं, काफी खुश हैं, क्योंकि कुशीनगर की माटी जो कि पूर्वांचल का पिछड़ा इलाका माना जाता है, यहाँ से निकलकर और दिल्ली जैसी जगह पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बुलंदी का जो झंडा गाड़ा प्रदीप राय जी ने, इसको लेकर सभी प्रसन्न हैं और बधाई दे रहे हैं। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज, कुशीनगर। अमरोहा जनपद से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। नौगावा सदात थाना क्षेत्र के गांव नाजरपुर कला में ग्राम प्रधान की पशुशाला के भूसे के ढेर में नौकर प्रदीप कुमार का कई दिन पुराना सड़ा गला शव बरामद हुआ है। सूचना पर एसपी लखन सिंह यादव फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्या सहित सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। आजमगढ़ में अहरोला और तहबरपुर पुलिस ने संयुक्त अभियान के दौरान अंतरजनपदीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पुलिस की जवाबी कार्रवाई में चारों आरोपियों के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद से उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस के अनुसार बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बरेली निवासी दिलकश, साहिल, वाजिद और फैजान के रूप में हुई है। आरोपियों के कब्जे से 3 तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस, यहां तक कि चोरी के सोने चांदी के जेवरात, 29,000 रुपए नगद, बिना नंबर की XUV 500, 5 मोबाइल फोन और चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। साथ ही पूछताछ में आरोपियों ने इसको लेकर बताया कि गिरोह के सदस्य हाईवे के आसपास वाहन खड़ा करते थे और नजदीकी गांवों में घरों की छत के रास्ते दाखिल होकर ताले तोड़ते थे। घरों से सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी करने के बाद तय स्थान पर पहुंचते थे, जहां SUV चालक उन्हें लेकर फरार हो जाता था। पुलिस के मुताबिक गिरोह ने आजमगढ़ के अलावा गाजीपुर, बलिया और जौनपुर समेत कई जनपदों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। शाहजहांपुर थाना गिरोही के परिजनों ने पुलिसकर्मियों पर छत से धक्का देकर हत्या करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल ये घटना के बाद
से स्थानीय व्यापारियों में भारी गुस्सा देखने को मिला है। घटना के बाद मौके से पुलिसकर्मी फरार हो चुके हैं। फिलहाल परिवार वाले आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की जा रही है। पूरी घटना थाना निगोही क्षेत्र के गांधीनगर कॉलोनी की बताई जा रही है और इसको लेकर कहा जा रहा है कि यहां के रहने वाले उमेश गुप्ता के घर देर रात पुलिस आई थी। पत्नी ने दरवाजा खोलने से मना कर दिया और पुलिस कर्मियों से वारंट मांगा। इसी दौरान उमेश गुप्ता पुलिस के डर से मकान की दूसरी मंजिल की छत पर चढ़ गए। दरवाजा खोलने पर पुलिसकर्मी भी छत की तरफ गए। साथ ही इसके बाद घर में घुसे पुलिसकर्मी गाड़ियों से फरार हो गए। नीचे उतरने पर परिजनों ने देखा तो उमेश गुप्ता मकान के पीछे गली में मृतक अवस्था में पड़े हुए थे। व्यापारी की मौत के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।